प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया यूक्रेन पीस डील को लेकर जो तेज़ी में नज़र आ रहे थे, अब कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की के साथ रिश्ते बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव कैमरा के सामने दो देश के राष्ट्रपति आपस में लड़ रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन जो सिक्योरिटी अपैरेटस आपको मिल जाए, उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं कि आप हमको गारंटी दीजिए, आप पुतिन को ऐसे बोलिए। तो ट्रंप ने सीधा बोल दिया ऐसा नहीं होगा। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुआ जो स्पैट था, जो काफ़ी वायरल हुआ और काफ़ी लोगों को इनिशियली मुझे खुद भी देखने के बाद लग रहा था कि शायद ये एआई जनरेटेड है या फिर कोई अफ़वाह है, लेकिन वो हकीकत थी। उस लड़ाई के बाद ज़ेलेंस्की इंग्लैंड चले गए और उनको इंग्लैंड ने यूनाइटेड नेशंस से उन्होंने सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें की दरियाफ्त की और उन्होंने वादा भी किया है। और अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया यूक्रेन पीस डील को लेकर जो तेज़ी में नज़र आ रहे थे, अब कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की के साथ रिश्ते बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और पहले ही अमेरिका अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की खुद की बात करें, उन्होंने बोला था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। और भी कई सारे अपडेट्स जो इस पूरे पीस डील से रिलेटेड हैं, वो पूरी तरह से अब जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस थी, वो पूरी तरह से बदलती नज़र आ रही थी। जिस तरफ ये पीस डील जाती हुई नज़र आ रही थी, वो तो वैसे बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, वो कैसे असर डालेंगे इन पूरी पीस डील पर, और जो रिश्ते हुआ करते थे अमेरिका और रशिया के बीच में, और या फिर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, नेटो का क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान उमेश अग्रवाल जी से बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या हो रहा है ये? देखिए, ये जो इवेंट्स हुए थे बहुत ही ड्रामेटिक हुए थे। किसी ने अनएक्सपेक्टेड इवेंट है कि आप लाइव कैमरा के सामने दो देश के राष्ट्रपति आपस में लड़ रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मेरा मानना ये है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब ओवल ऑफिस गए थे, उनको पहले ही बता दिया था कि आपको मिनरल डील्स करनी है, आपको चुपचाप बैठना है। और क्योंकि पैसा आपको अमेरिका ही दे रहा है, अमेरिका ने $350 बिलियन उनको दिया है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ग्रांट बोल के दिया है, जबकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक तरह से लोन में कन्वर्ट करके उसका रीपेमेंट शेड्यूल मांग रहा था कि क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, इसके द्वारा हमारा ये रीपेमेंट भी हो जाएगा। हम आपको एक तरह से जब अमेरिकन कंपनीज उधर इन्वेस्ट करेगी, तो ऑटोमेटिकली अमेरिकन जो सिक्योरिटी अपैरेटस आपको मिल जाए। उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं कि आप हमको गारंटी दीजिए, आप पुतिन को ऐसे बोलिए। तो ट्रंप ने सीधा बोल दिया ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद पब्लिक स्पैट जो हुई आप सबने देखा है, उनको व्हाइट हाउस से किक आउट कर दिया गया, मतलब बोला कि आप निकल जाओ। अब वहां से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गए ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कीथ स्टार्मर ने उनकी बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। अच्छा, आपको ये बता देता हूँ कि ज़ेलेंस्की से मिलने से पहले कीथ स्टार्मर गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब उनकी बातें चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पब्लिकली पूछ लिया था कि आपके पास क्या कैपेसिटी है क्या कि आप रशिया को रशिया के खिलाफ आप मिलिट्री कैंपेन लड़ सकते हो। तो एक तरह से ह्यूमिलिएशन उनको भी कर दिया था। तो अब आप देखिए कि दोनों ज़ेलेंस्की और कीथ स्टार्मर जब आपस में मिले, बहुत गर्मजोशी से उनका उन्होंने एक दूसरे का अभिनंदन किया, गले मिल रहे थे। और एक तरह से ऐसा मिल रहे थे जैसे बिछड़े हुए यार हो रहे हों। ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे किंग चार्ल्स ने भी उनको होस्ट किया। और अब यूके ने बोला है कि अब यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने एक मिनरल डील साइन कर ली यूके के साथ 100 साल के लिए। और उसके अंदर यूके उनको एक कंडीशनल लोन देने वाला है। उन्होंने ये बोला है वी विल हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड एंड जेट ऑफ द एयर। बट आपको ये मालूम है कि यूके के पास आज की डेट में उनकी इन्फेंट्री, फाइटिंग साइड इन्फेंट्री इज ओनली 20,000 सोल्जर। उनके पास सिर्फ 25 टैंक्स ऑपरेशनल में है, मतलब 213 टैंक्स उनके पास है, जिसमें सिर्फ ऑपरेशनल 25 टैंक्स है।
उनके पास एम्यूनिशन भी नहीं है कि वो एक हफ्ते से ऊपर लड़ सकते हैं। अब वो कंट्री जाके यूक्रेन को बोल रहा है कि मैं तेरी सिक्योरिटी देख लूँगा। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि यूरोपियन यूनियन शुड आल्सो कम फॉरवर्ड। तो अगले दिन क्या हुआ था, लंदन के अंदर ही यूरोपियन यूनियन के लीडर्स आए थे। उसमें इमैनुअल मैक्रोन भी थे और बाकी सब लीडर्स भी थे। सब, और हमारे जस्टिन ट्रूडो भी उधर पहुँच गए थे। उन्होंने भी जाके ट्रम्प की शिकायत 3 साल से की, और वो बात अलग है कि हम बाद में करेंगे। तो इन लोगों ने लेकिन मिल उमेश जी, एक बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह से चाहे ज़ेलेंस्की की बात हो या कीथ स्टार्मर की बात हो, इस तरह से जो मिसट्रीटमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या अपनी जीत की वज़ह से ओवर कॉन्फिडेंट हैं? इस तरह से नो मैटर व्हाट इस तरह से किसी लीडर को ट्रीट करना, क्या ये अच्छा संकेत है? देखिए, मैं अभी उसी पे आ रहा था। अ जी, आपने बोला बरोबर है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब क्या है, यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया है कि वी विल बी स्टैंडिंग विद यूक्रेन, और उन्होंने बोला है कि हम पार्शियल पीस ट्रीटी साइन करने की बात कर रहे हैं, जिसमें लैंड यूज़ चलता रहेगा, बट रशिया विल नॉट हिट द इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स ऑफ यूक्रेन। ठीक है? और हम चाहेंगे रशिया कोई पावर प्लांट्स पे हमला ना करे, वो सब है। ये 1 महीना चलेगा, हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि नेगोशिएशन में आना नहीं आना। तो रशिया ने बोल दिया हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस बात, और इन्होंने कीर स्टारमर ने डायरेक्टली बोल दिया आई विल आस्क अमेरिका अबाउट इट। और अभी न्यूज़ आ रही है कि ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं अगर मुझे वापस व्हाइट हाउस बुलाया जाता है विद रिस्पेक्ट, मैं जाके पीस ट्रीटी साइन कर दूँगा। अब क्या हुआ है, यूरोप एक इज़ अ डॉग व्हिच इज़ बार्किंग मोर देन इट कैन बाइट। ठीक है? आप उनको ये सोच लीजिए, यूरोप जो नेटो के अंदर आपने जो अभी बात की थी, 65 टू 70% उनकी जो फंडिंग करता है, अमेरिका करता है। अमेरिका प्रोवाइड्स द न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला। ट्रूप्स अमेरिका भेजता है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका भेजते हैं। अमेरिकन बॉम्बर्स प्रोटेक्ट द नेटो कंट्रीज। अमेरिका इज द ओनली कंट्री जो नेटो को बाइंड करके रखता है, ईयू को बाइंड करके रखता है। कल ऐसा हो गया है कि ईयू के अंदर अभी लीड कौन लेगा? फ्रांस लेगा या ग्रेट ब्रिटेन लेगा या जर्मनी है? तीनों अपने आप को इक्वल समझते हैं। कौन बाकी, अगर किसी को भी लीडरशिप लेना है तो बाकी दोनों कर पाएँगे क्या? अभी ऐसा है कि ग्रेट ब्रिटेन में सर्वे हुआ था कि उनको पूछा गया था विल यू बी रेडी टू फाइट फॉर योर कंट्री? सब लोगों ने मना कर दिया। और जर्मनी में आपने जर्मनी में आज सुना ही होगा कि कैसे वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? थर्ड, जी, फ्रांस के अंदर जो उनकी राइट विंग लीडर है ली पेन, उन्होंने भी मना कर दिया है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू प्लेज आवर न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द यूसेज ऑफ यूक्रेन। तो कहीं न कहीं आप देखिए कि अमेरिका जो ग्लू है, जो नेटो ईयू को बाइंड करके रखता है, पैसे भी वही देता है। और जी, अब वो चाहता है कि ये जो माइंडलेस वॉर है ये बंद हो जाए। मेरे $350 बिलियन लगे हैं। अमेरिका बोलता है मैं और देना नहीं चाहता भई, क्योंकि अमेरिका में आपको मालूम है डीओजी बना है, वहाँ पे वो फालतू खर्चे बंद कर रहे हैं। अमेरिका जी, के अंदर हर 100 दिन में $1 ट्रिलियन का डेब्ट उनके ऊपर बढ़ रहा है। तो कहीं न जी, कहीं अमेरिकन राष्ट्रपति चाहते हैं ये युद्ध बंद हो, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो, और उन्होंने बोला भी है कि मैं 24 आवर्स में बंद कर दूँगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ट्रम्प बंद करना चाहते हैं, पर अमेरिका में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको बंद करना नहीं चाहते। वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ओबामाज़ हैं, जो क्लिंटन्स हैं, वो इस युद्ध को चालू रखना चाहते हैं। और कहीं जी, न कहीं वो ट्रम्प के अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि ट्रम्प ने उधर बहुत सारी जो उनकी स्कैंडल्स की है, जो सेक्स स्कैंडल्स उन्होंने किए हैं, जिसमें डेमोक्रेट्स इन्वॉल्व्ड हैं, उन सब की फाइल्स को रिलीज़ करने को बोल दिया। तो जी, ये एक तरह से, अब आता हूँ बात में, आपने बोला है कि इल ट्रीटमेंट जो करते हैं, कीथ स्टार्मर की हो, देखिए ट्रम्प का एक आपने देखा है कि वो बहुत ही मुँहफट है। उनका एक ही मकसद है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका ग्रेट कैसे हो? अमेरिका तभी ग्रेट होगा कि वो जब वो बाकी लोगों को गिरा के ग्रेट हो। तो हुँ, अब आपने देखा है कि बार-बार वो बोल देते हैं कि कनाडा को कि आप हमारे 51st स्टेट बन जाओ, क्योंकि यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अस। ठीक है? ग्रीनलैंड को बोल दिया कि वी विल परचेज़ इट फ्रॉम डेनमार्क। पनामा को बोल दिया कि अगर आपने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट उधर किया, तो वी विल कम एंड टेक ओवर पनामा। अरे वो छोड़िए ना, बरगाम एयरबेस जो अफ़गानिस्तान में है,
उसको भी उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी थ्रेटन कर दिया है, हमने जो 7 बिलियन यूएसडी के आर्म्स हमने आपके पास छोड़े वो हमको वापस दो। जो आदमी 7 बिलियन यूएसडी के आर्म्स के लिए तालिबान के साथ झगड़ा करने को तैयार है, वो 350 बिलियन छोड़ेगा? तो आप सोचिए वो अचानक से सवाल ये है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स जो यूएसएआईडी के नाम पर इतना बड़ा फंड खर्च किया करता है, डब्ल्यूएचओ की बात हो, यूनाइटेड नेशंस हो, नेटो हो, सब में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर यूनाइटेड स्टेट हुआ करता था। आज ये यूनाइटेड स्टेट का एटीट्यूड इतना क्यों बदला कि एक-एक पैसे का हिसाब चाहिए और जो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है उसको उसकी क्लास लगाई जा रही है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। तो आखिर ये जो पॉलिसी और अप्रोच में जो बदलाव नज़र आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए सिंपल है, ट्रम्प इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ बिज़नेसमैन। ही इज़ नॉट एक्टिंग एज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एज़ अ लीडर ऑफ अ फ्री वर्ल्ड, जो लोगों ने एक तरीके से स्ट्रक्चर और एक सिस्टम बना के रखा था। अब उनको एक ही चीज़ है, मेरा फ़ायदा क्या है? मेक हुँ, अमेरिका ग्रेट अगेन। इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? अमेरिकन जनता का फ़ायदा क्या है? तो वो बोल रहे हैं कि सारी अमेरिकन कंपनीज़ कम बैक टू अमेरिका एंड प्रोड्यूस। अभी उन्होंने आपने देखा होगा स्टील और एल्यूमीनियम पे 25% टैरिफ लगा दिया है। अभी वो नेक्स्ट कॉपर पे लगा रहे हैं 25%। वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का कॉपर प्रोडक्शन इधर होने के लिए। अब उनको चाहिए देखिए अमेरिका हैज़ बीन लेफ्ट आउट इन द रेयर अर्थ मिनरल्स जो होता है, उसके क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है, उसपे हुँ, चाइना का कंट्रोल है, उसकी प्रोसेसिंग पे चाइना का कंट्रोल है, उसकी रिसाइक्लिंग पे चाइना का कंट्रोल है। और अभी क्या हुआ चाइना ने कुछ मेटल्स जो है जर्मेनियम जैसे कुछ मेटल्स है, उसकी जो एक्सपोर्ट है यूएस को बंद कर दिया। अब यूएस को चाहिए एक स्टेडी सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल रॉ अ, रेयर अर्थ मिनरल जो यूक्रेन में ज़्यादा है। और यूक्रेन से वो वही माँग रहे हैं कि आप हमको वो दीजिए, हम 50% ले लेंगे और 50% आपका होगा। तो एक तरह से बढ़िया है ना कि देखिए आज यूएसए उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसमें फ़ायदा किसको होगा? यूएसए और यूक्रेन दोनों को होगा। और एक चीज़ नोट करिए, रशिया ने बोल दिया है अगर यूक्रेन नहीं चाहता है तो आप हम अमेरिकन कंपनीज़ को हमारे यहाँ भेज दीजिए। हम अपने लैंड दे देंगे, आप इधर एक्सट्रैक्ट करिए, अपनी टेक्नोलॉजी लाके आप एक्सट्रैक्ट करके इधर ही प्रोसेस कर लीजिए। रशिया इज़ हुँ, ऑफरिंग। और आपको कल क्या हुआ, उनके डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेट, उन्होंने बोला कि सारे जो साइबर ऑपरेशंस जो हम अटैक करते थे रशिया के ऊपर, वो बंद कर दिया। और रशिया ने बोल दिया कि अमेरिकन कंपनीज दे आर वेलकम टू कम बैक टू अमेरिका, तो कम बैक टू रशिया। मॉस्को और वॉशिंगटन के अंदर एम्बेसी खोली जा रही है। तो कहीं हुँ। न कहीं मुझे लग रहा है कि रशिया और अ अमेरिका के बीच में दोस्ती बढ़ती जा रही है। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर रशिया और अमेरिका विल कंट्रोल द वर्ल्ड। आज अमेरिकन इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन डॉलर्स की, रशियन इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन। ठीक है, आप वो ब बात अलग से रख दीजिए एक बार। बट रशिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है? रशिया का पॉपुलेशन बता देता हूँ इज़ 1/10 साइज़ ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का 140 करोड़ है तो उधर 14 करोड़ के 14 करोड़ रशियंस ही है। और जो लैंड मास है इट इज़ 7 टाइम्स मोर देन इंडिया। तो जी। रशिया इतना बड़ा कंट्री है। सेकंड, रशिया के पास रॉ मटेरियल्स बहुत है। जो आर्कटिक का रीजन है, उसके अंदर ही बताया जाता है कि 45 टू 50 ट्रिलियन डॉलर्स का रेयर अर्थ रिसोर्सेस है। और अभी उन्होंने यूक्रेन का जो भाग लिया है जिसमें लुहांस है, ज़ैपोरिज़िया है, खरसोन है, क्रिमिया है, उसमें बोलते हैं 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर्स के रॉ मटेरियल्स है। तो रशिया के पास रॉ मटेरियल्स बहुत है और उनकी इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन डॉलर की। अब अब देखिए कि अमेरिका और रशिया दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। दोनों ही क्रिश्चियन फॉलोइंग नेशंस है और दोनों ऑयल एक्सपोर्टिंग और ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। दोनों ही फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है। और रशिया के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, अमेरिका के पास इकोनॉमी है, मतलब 30 ट्रिलियन। रशिया चाहे तो अपना सारा एक्सपोर्ट अमेरिका को कर सकता है, इतना कर सकता है रेयर अर्थ मिनरल। तो उनको समझ अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर चाइना को लेना है, तो उसको रशिया के साथ उसके रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे। और तो अमेरिका वही कर रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड ब्रिजेस विद रशिया इन इट्स ओन इंटरेस्ट। उसको यूरोपियन सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है।
आपको ये बता दूँ नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का जो रशिया और जर्मनी के बीच में जो गैस चल रही है, उसकी ओनरशिप, उसका कंट्रोल अभी अमेरिका ने ले चुके हैं। तो कहीं न कहीं आगे जाके यूरोप को झुकना पड़ेगा अमेरिका के सामने। एंड 2 countries will define the new world order. One is Russia, one is America. दोनों के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों के पास एक ही फेथ फार राइट क्रिश्चियन फेथ फॉलोइंग नेशंस है। तो आप देखिए कि जो लिबरल वैल्यूज़ जो सब चीज़ है, वो सब खत्म हो चुकी है। और यूरोप के अंदर भी आपने देखा है कि कैसे एएफडी पार्टी उभर रही है, फ्रांस के अंदर हुँ। ली पेन की पार्टी उभर रही है। तो कहीं न कहीं नेशनलिस्ट आर कमिंग बैक इन यूरोप एज़ वेल। So this is a war between uh, America and Russia versus Europe. This is the new world order. हमें we have to live with that fact. और आगे जाके हम ये देखेंगे कि इसका फायदा भारत को होने वाला है क्योंकि जी, मैं भारत ये सवाल आपसे पूछने वाली थी कि उमेश जी, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चलते जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, वो क्या नज़र आएगी? भारत इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ नज़र आता है? देखिए भारत ने प्रपोज किया था इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर विच जिसमें ट्रम्प ने बोल दिया था इट विल बी एनहांस अप टू अटलांटिक। जो भारत का जो पोर्ट है मुंबई पोर्ट से ये जाएगा मेरे ख्याल से यूएई। यूएई के पोर्ट के पास यूएई के पोर्ट के बाद फिर वो जॉर्डन सऊदी अरेबिया होके इसराइल जाएगा। इसराइल से ये जो ड्यूरेशन है फ्रॉम यूएई टू इसराइल वो एक रेल नेटवर्क लाइन से कनेक्ट होगा। फिर इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है जो अदानी के कंट्रोल में है उसका वो उधर से वो कंटेनर्स जाएँगे ग्रीस के पोर्ट में और ग्रीस और इटली के बीच में वापस एक रेल लाइन रहेगी और रेल लाइन फिर इटली और अमेरिका के बीच में वापस एक सी रूट के थ्रू कनेक्टिविटी होगी। तो दे और वो ये रेल क्या लाइन जो मॉस्को और कराची के बीच अनाउंस हुई है, उसका क्या? देखिए अनाउंस करना एक अलग बात है, वो पैसा लगाना एक अलग बात है। क्योंकि आज जो जिस हिसाब से सिचुएशन डेवलप हो रही है कोई भी उधर अगर उस पाइपलाइन को उड़ा दे तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो रशिया कर पाएगा? रशिया सिर्फ बातें करेगा, देखेगा। वो बोलेगा पाकिस्तान को तुम अपना पैसा लगाओ पहले। रशिया पैसा नहीं लगाने वाला। आप ये मत भूल जाइए कि कोई कंट्री पाकिस्तान में पैसा लगाने वाला है। पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी हुँ। उन्होंने उनके पास गैस रिसर्व भी मिल रहे हैं, उनके पास इतने गोल्ड रिसर्व भी उन्होंने बोला है। पर कौन जाके उधर लगाने वाला है उस भिखारी के पास? आप वो बताइए। तो भारत के साथ सब लोग आने को तैयार है। आपने देखा कतर के जो शेख आए थे, उन्होंने सीधा $10 बिलियन का अनाउंसमेंट कर दिया था। यूरोपियन यूनियन की ये उर्सुला वॉन डर लेyen आई थी, अपने 27 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ आ गई इधर। उन्होंने बोला है कि आप हमारे साथ डिफेंस में कोऑपरेशन करिए, सेमीकंडक्टर्स में कोऑपरेशन करिए, बैटरीज़ में कोऑपरेशन करिए, क्लीन हाइड्रोजन में कोऑपरेशन करिए। सारे इमर्जिंग सेक्टर्स में आप हमारे साथ कोऑपरेशन करिए। और अब जो अगर इसके अंदर मैं यहीं पे आ रहा हूँ, अगर भारत को कितना फ़ायदा होगा, अगर बाय चांस अमेरिका और यूरोप के बीच में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ईयू अपना सारा डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में करना चाहेगा विद कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। मैंने बोला था इंडिया के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑफ वेरियस कंट्रीज, अमेरिका का भी बनेगा, ईयू का भी बनेगा, रशिया का भी बनेगा। तो ये अभी आप देख रहे हैं ये प्रोसेस चालू होगा। अमेरिका तो ऑलरेडी आ चुका है, उसके ऑलरेडी हमने देखा कि लॉकहीड मार्टिन के साथ हमारा करार हो चुका है। हमने एक अमेरिका और प्रोग्राम रशिया भी का तो ऑलरेडी है ही हमारे यहाँ। हाँ, रशिया के साथ हमारा तो ईयू भी आ गया, तो सारे हमारे कोलैबोरेशन चालू हो जाएँगे। ईयू को अभी आपने देखा है कि अभी यूरोप आज के दिन में ही बात है कि यूरोप के जो डिफेंस स्टॉक्स है, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। आज वो बहुत सारे स्टॉक्स पूरे ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि दे विल इन्वेस्ट राइट फ्रॉम ईयू अभी क्या करता है 2% अपने जो जीडीपी का है, वो इन्वेस्ट करता है इन डिफेंस, उसको वो 5% करने वाला है। तो कहीं न कहीं उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस डिफेंस सिस्टम्स उसको चाहिएगा, तो भारत को इसमें फ़ायदा है। और इसमें फ़ायदा है अमेरिका के साथ भी हमारा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हम अमेरिका के साथ $500 बिलियन का एक टारगेट लेके चले हैं। अभी भारत और अमेरिका के बीच में $120 बिलियन का ट्रेड हो रहा है और ये ट्रेड अगर बढ़ता है, तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है।
ईयू के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हो रहे हैं। हमने ऑलरेडी बात की है कि कैसे भारत और इसराइल के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। तो अंबर जी, भारत को तो फ़ायदा ही है, हर जगह भारत को फ़ायदा है। भारत अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखा है और इसके कारण इंडिया बीइंग क्लोज टू बोथ रशिया एंड अमेरिका गिव्स देम अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और इसमें आप देखेंगे कि अभी इज़राइल भी जुड़ जाएगा। इज़राइल और रशिया के बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे थे, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जब हमास ने अटैक किया था इज़राइल को, तब जी, इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका और बिल्कुल, ईरान ने हमास को सपोर्ट किया था। तो कहीं न कहीं इज़राइल और रशिया के बीच में प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि रशिया को ईरान ने ड्रोन्स दिए थे। और ईरान ने ड्रोन्स देने के बाद आपने देखा है कि कैसे रशिया को भी ईरान को सपोर्ट करना पड़ा। तो कहीं न कहीं ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, इसके कारण आप देख रहे हैं कि इज़राइल का बहुत नज़दीकियाँ आ रही है रशिया के साथ। ये हमारे लिए अच्छी बात है। और सेकंड, अमेरिका और रशिया अगर साथ में रहते हैं तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कम होता है। और एक और एक चीज़ आप देखेंगे कि सऊदी के अंदर इन्होंने जो फर्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग हुई, सऊदी के अंदर हुई है। और जैसे ही दोनों कंट्रीज़ का सऊदी के साथ अगर रिलेशन अच्छा हो जाता है, तो ये डी-डॉलराइज़ेशन की जो बात लोग करते हैं, जिसमें युआनाइज़ेशन प्रमोट हो रहा है, वो भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग डी-डॉलराइज़ेशन बोलते हैं कि ये युआनाइज़ेशन का कोई मतलब नहीं है, पर उसमें युआनाइज़ेशन चलेगा। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर युआन का जो जो चाइनीज़ इकोनॉमी है, वो 2/3 है। आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही जर्मनी के अंदर जैसे ही यूरोज़ोन के अंदर जर्मनी का चलता है सिक्का, वैसे ही ब्रिक्स के अंदर चाइना का सिक्का चलेगा। तो एक तरह से सही बात हो रही है कि जो ब्रिक्स का जो बात लोगों ने लेके रखा था, वो खत्म हो जाएगा। उसके अंदर रशिया को कोई मतलब नहीं है। और आपने अभी देखा है कि अभी कल रिसेंटली ट्रम्प ने बोला है कि ही विल मेक अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्रिप्टो को एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के अंदर लेके आने वाला है। और कल उन्होंने बोला है कि मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेने वाला हूँ। तो आगे जी, क्या होगा, रशिया और अमेरिका दोनों आपस में एक साथ ट्रेड कर पाएँगे यूजिंग क्रिप्टो। उनको जी, स्विफ्ट नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं है, स्विफ्ट नेटवर्क में ब्रसेल्स में है, वहाँ पे वापस यूरोपियन यूनियन पंगा लगाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा जो हुआ है यूक्रेन का, इसमें क्या होगा, यूक्रेन अभी बहुत चीखेगा, चिल्लाएगा, बहुत ज़्यादा उसका लोगों उसको सपोर्ट करेंगे, पर जब पैसे देने की बात होगी तब पीछे हट जाएँगे। अल्टीमेटली यूएस की बात उसको माननी पड़ेगी। सेकंड, इसमें क्या हुआ है कि रशिया को समझ में आ गया कि पुतिन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। रशिया और अमेरिका दोनों आपस में ट्रेड टाइज़ बढ़ाएँगे, डिप्लोमैटिक टाइज़ बढ़ाएँगे, स्ट्रेटेजिक टाइज़ बढ़ाएँगे और वो लोग आपस में ट्रेड करेंगे यूजिंग क्रिप्टो। थर्ड, यूरोप विल बी लेफ्ट इंटू शैम्बल्स, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। अल्टीमेटली उसको अमेरिका के चरण जाके पकड़नी ही पड़ेगी। और जी। फोर्थ, इसमें भारत को फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया विल बी गेटिंग द बेस्ट फ्रॉम रशिया, फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। और इसमें चाइना को नुकसान है। तो बस इतना ही बोलूँगा अमर जी, ये जो पूरा परिदृश्य हुआ है, इसमें मुझे यही नज़र आ रहा है। जी, बिल्कुल और तस्वीर काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रही है कि ये जो बदलता हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी, भारत कहाँ पे नज़र आता है। मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम।